जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गाइस, मैं आपसे सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आज का जो अपना टॉपिक होने वाला, आज का अपना जो टेस्ट होने वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। तो जल्दी से सभी को इसमें जोड़ दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए नए नए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। और अभी सभी फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक मेंबर जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है वहां तक ये वीडियो जा सके। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आप देख सकते हैं जैसे कि चैनल का नाम आ रहा है, अपने चैनल का नाम है, और फिर उसके बाद में टेलीग्राम अकाउंट की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मस्तिष्क की संरचना में कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो कार्य करती है, और उसमें अगर कोई कार्य नहीं हो पाता तो उसके विभेदन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो वो आपको पता है, सभी को तनाव उसमें पैदा हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि, यहाँ पर आपको देना है क्या आंसर आएगा। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि ... है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रस्त श्रेणी में रखते हैं। तो कौन से बच्चे आएंगे जो मानसिक न्यूनता श्रेणी में आएंगे, तो आपको पता है 70 से कम जो बच्चे आते हैं वो मानसिक न्यूनता श्रेणी में आते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं अत्यधिक गंभीर जो बालक होते हैं वो होते हैं। 80 से 100 के बीच में जो बच्चे आते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना तीसरा क्वेश्चन, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अब कौन से बच्चों में है जो अमूर्तमान, जो उनके सामने प्रत्यक्ष चीज नहीं है लेकिन उसी को वो समझ रहे हैं ग्रहण करने, तो यह योग्यता कौन से बच्चे में होती है, तो ये होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है। तनाव को जो कम करने का जो है जो ढंग है वो अप्रत्यक्ष तौर पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है रक्षात्मक यांत्रिकता, या फिर इसको बोल सकते हैं रक्षात्मक युक्तियां, जिनसे अपना अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है तनाव वाला, स्मृति वाला, कल्पना वाला, वहां से आपका एक क्वेश्चन आना श्योर है। वहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका जो बाल विकास का टॉपिक है, वहां से आरटी एक्ट जो एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, और एक जो उपलब्धि परीक्षण वाला है और अधिगम अक्षमता वाले, इन 3-4 टॉपिकों में से हर में से एक क्वेश्चन आना श्योर है। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है। निम्न में से जो सामाजिक तौर पर वंचित रहते हैं उनकी समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का भाव, सीखने के लिए प्रेरणा का भाव सामाजिक तौर पर नहीं होता, ये खुद से आंतरिक भी होती है। जैसे आपको पता है कि प्रेरणा कौन सी होती है, आंतरिक और बाह्य, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश और विद्यालय के लिए पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, तो सामाजिक रूप से वंचित जो बच्चे होते हैं उनकी समस्या नहीं है। तो सभी को पता है अवसर नहीं मिलेगा तो नहीं सीखेगा, प्रेरणा का अगर बाहर से अभाव होगा तो भी नहीं सीख पाएगा, और अगर पक्षपातपूर्ण विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण होता है तो वहां भी नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा, सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी को क्या माना जाता है, तो आप सभी को है आश्रित चर माना जाता है, स्वतंत्र चर किसको कहा जाता है, शिक्षक को कहा जाता है, और मध्यस्थ चर किसको, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर इसमें माना जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अभी मूल्यांकन के प्रकार पूछ रहे हैं अपने से, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसीई। तो आपको पता है सीसीई होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक भी होता है जो सत्र के अंत में किया जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी होता है जो इकाई के बाद में किया जाता है, जिसको अपन रचनात्मक आंकलन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। मानक कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है। एनसीएफ 2005 बल देता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार बच्चे ने गलत किया है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, रटने पर देता है, करके सीखने पर देता है, समस्या को हल करने पर देता है, उपरोक्त सभी को। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है कि करके सीखने, जितने बच्चा खुद क्रिया करके सीखेगा उतना ही अति प्रबल सीख सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शैक्षिक उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य निर्धारित होते हैं। फिर क्या आता है? अनुभव, अधिगम, अनुभव। और तीसरा क्या आता है? मूल्यांकन। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर शिक्षण अनुभव नहीं होगा, इसका भाग नहीं है। पूछ रहा है तो नहीं है, कौन सा नहीं है? शिक्षण अनुभव इसका भाग नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान, यहाँ से जो अपने क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसको भी आप ठीक से तैयार कर लीजिए कि क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम के बारे में, जो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्रियात्मक अनुसंधान में खुद अनुसंधान करता होता है, जो विद्यालय का उपभोक्ता है वो अनुसंधान करता होता है, जो इनका समस्याओं का हल है वो ठीक से प्राप्त हो जाता है, और समस्याओं को अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, उनका मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आरटीई एक्ट 2009 हेतु शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? यानी एक शिक्षक है उसको प्रत्येक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण कार्य करवाना आवश्यक है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से कितने घंटे, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिज्ञासा तर्क एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, कौन सी आयु में जिज्ञासा तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जिज्ञासा तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास 7 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, कि जब बच्चा कुछ संग्रहण करने की, कुछ सीखने की अवस्था में आता है तो वो जिज्ञासा तर्क। और अब आपने से पूछे, अगर अभी आपने से पूछे कि एक सुचारू रूप से तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो ये 11 से, जैसे अपन बोल सकते हैं इसको बाल्यावस्था में इसको बोल सकते हैं, या 7 से 11 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? इसमें पूछ रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एक्रोडाइन ग्लैंड, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्लैंड से यानी मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है, और स्नायु मंडल भी अपना शारीरिक विकास के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परिभाषा है, वातावरण एक बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये किसने कहा था? रोस ने कहा था। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है थॉर्नडाइक ने कितने 5 तो मुख्य नियम और 11 गौण नियम दिए थे, सॉरी 3 तो जो है मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे इसके, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया इसको थोड़ा। 3 तो मुख्य नियम थे और 5 इसके गौण नियम थे। इनमें से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम पूछ रहे हैं, समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का, या अभिप्रेरणा का? तो आपको पता होना चाहिए वंशानुक्रम का नियम क्या होता है। अपनी शारीरिक गठन, अपनी जो व्यक्तित्व है उसको थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। समानता होगी, जैसे माँ बाप होंगे वैसा बच्चा होगा। भिन्नता, थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है, जैसे जैसे माँ बाप हैं उसके समरूप बच्चे नहीं हो सकते। प्रत्यागमन यानी पहले की ओर, जैसे अपने माता पिता हैं उनके माता पिता था, तो प्रत्यागमन यानी जैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है प्रत्यागमन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का जो है कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खालिस्तान दे रखा है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया विकसित हो जाती हैं? तो 3 से 4 वर्ष तक बालक की जो सुनने की और जो देखने की जो इंद्रियां हैं, आँख और कान, वो विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस अवस्था में बच्चे नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चों की घूमने की और खोज करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक बढ़ जाती है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे संग्रहण करना, फालतू किसी बिना बात के घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक, मैंने आपको बताया प्रेरक कितने प्रकार के, 2 आंतरिक और अर्जित या बाह्य।
प्रेरक कितने होते हैं? आंतरिक, जो मतलब अपने जन्मजात होते हैं वो तो होते हैं आंतरिक, जो हमें बाहर से प्राप्त होते हैं वो होते हैं बाह्य। तो भूख अपने आंतरिक हो गई, रुचि अपनी आंतरिक हो गई, विश्राम आंतरिक हो गया, लेकिन पुरस्कार है वो बाह्य प्रेरक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है अपने का कि उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अर्जित प्रेरक का है, अर्जित प्रेरक पूछ रहे हैं, अर्जित प्रेरक का पूछ रहा है अपने को, अर्जित प्रेरक पूछ रहे हैं, तो अर्जित प्रेरक अपना पुरस्कार हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक या दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा किसके होती है? ज्ञानात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का क्या होता है? चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन किससे होता है? मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क में जो जब क्रिया होगी तो वो क्या होगी? ज्ञानात्मक, अपने ज्ञान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। अब पूछ रहा है संकेत अधिगम के अंतर्गत कैसे सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन द्वारा, मनोविज्ञान द्वारा, वातावरण द्वारा या मनोदैहिक द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए संकेत अधिगम में किसके द्वारा सीखा जाता है, तो पारंपरिक अनुकूलन द्वारा इसको सीखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद किसमें पाया जाता है? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसमें पाई जाती है? बुद्धि स्तर में पाई जाती है, क्योंकि हर बच्चा बुद्धि के आधार पर समान नहीं होता। अभिवृत्ति में पाई जाती है, गतिवाही योग्यता में भी पाई जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन यही है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होना है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो आपको पता होना चाहिए चिंतन, सोच विचार कब अपने मस्तिष्क में आएगा? जब अपने सामने कोई समस्या होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किसने किया था? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किसने किया था? तो आपको पता है बुद्धि लब्धि किसने दी थी? बुद्धि लब्धि का तो बिने द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाह्य आभास के आधार पर, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन यानी जो अपने सतही तौर पर सीखते हैं वो क्या हो जाएगा? बाह्य आभास के आधार पर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपने प्रेरणात्मक दृष्टिकोण से। अपने को किसी बाह्य आभास, जैसे कोई पढ़ रहा है उसको देखकर अपने को आभास हो रहा है कि अपन भी पढ़ें, तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। मुख्य तौर पर सतही दृष्टिकोण होता है, लेकिन इसमें प्रेरणात्मक दृष्टिकोण भी दे रखा है, तो दोनों इसमें ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण पूछ रहे हैं अपने, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण, अपने से पिछड़ेपन का कारण पूछ रहा है, तो सामान्य बुद्धि का अगर अभाव होगा तो पिछड़ जाएगा बच्चा, शारीरिक दोष का अभाव होगा तो भी पिछड़ जाएगा, विशिष्ट पिछड़ापन होगा तो भी पिछड़ जाएगा, लेकिन स्वस्थ अगर वातावरण होगा उसमें पिछड़ापन कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? तो आपको पता है सबसे पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटिस ने इसको प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सामान्य और विशिष्ट प्रतिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन ने दिया था। और इसमें क्या बताया था? दो कारक हैं जी और एस, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के संबंध में इन्होंने ये दिया है। बाद में इसमें संशोधन करके इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत इसको बता दिया। तो यहाँ पे स्पीयरमैन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील जो परिवार हैं उनके बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो उनकी क्या होती है? उपलब्धि होती है। उनकी क्या होती है? उपलब्धि। जैसे किसी बच्चे के माता पिता हैं, अच्छी जो लेवल की फैमिली है, अच्छे पैसे वाले हैं, तो उनमें क्या होती है? उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो आज का अपना सेशन है यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए सेशन के साथ। और मैं आपको से बताना चाहूँगी, मैं इसको इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा खराब ना हो और जल्दी से आपको ऐसे क्वेश्चन रिवीजन हो जाए तो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो चैनल है मैराथन क्लासेज यूट्यूब चैनल, उससे जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए और सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि धमाल मच जाए कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने एग्जाम में आने लायक हैं और अपने लिए बेटर हैं। इनसे रिलेटेड अपने टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। और अगर आप
ऐसे कुछ पीडीएफ चाहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाती, वो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जो लिंक दी हुई है वहाँ जाकर टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक बने रहिए यूट्यूब चैनल पर और तैयारी में व्यस्त रहिए, क्योंकि 26 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होना तय है। एग्ज़ाम किसी भी हालात में आगे नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स लगे रहिए पढ़ाई में और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए टाइम टू टाइम यूट्यूब चैनल पर आते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। जय श्री कृष्णा।